बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी पार्ट 1 और चैप्टर नंबर है स्टूडेंट्स 2 और टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। यू नो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इस टॉपिक में हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर्स या फीचर्स स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, राइट। और इसकी स्टडी के लिए हम चलते हैं एक एनिमेशन की तरफ। Yes, my dear students, we were discussing about carbohydrates, and to improve your concepts, let's see this animation. ये एनिमेशन आपको क्या दिखा रही है? 4 डिफरेंट किस्म के फूड स्टफ्स। नंबर 1 इज बनाना, जिसे हम केले बोल रहे हैं। नंबर 2 इज डेट्स, जिसे हम खजूर बोलते हैं। आई नो आप में से लोगों को इनका मतलब आता है, लेकिन आप उन लोगों के बारे में भी सोचें जो इस लफ्ज़ को शायद पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। तो आई वॉन्ट कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलूँ और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की जो फाउंडेशन है उसे बहुत स्ट्रेंथन कर दूँ। और इसी पर्पज़ के लिए इवन मैं डेट का मतलब खजूर भी बोल रहा हूँ। देन ग्रेप्स, जिसे हम अंगूर बोल रहे हैं, एंड देन द फिग, जिसे हम अंजीर बोल रहे हैं। नाउ लुक, मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, आप इन तस्वुर में लाएं कि आप इनमें से मुख्तलिफ चीज़ें खा रहे हैं और आप ये सोचें कि ये मॉलिक्यूल आपको किस कदर मीठे लग रहे हैं, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब जरा सेकंड स्टेप की तरफ मूव करके देखिए। आपने एक चम्मच चीनी मुंह में डाल ली है, या आप लोगों ने एक चम्मच माल्टोजेस यूज़ कर लिए हैं, या फिर आप लोगों ने लैक्टोज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं, उसे चम्मच आपने डाल लिया है, राइट। अब आप इस ग्रुप को कंपेयर करें किसकी टर्म्स में? मिठास की टर्म में। किस ग्रुप के साथ? पहले ग्रुप के साथ, राइट। एक मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं और एक और कदम आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि आप एक निवाला चपाती का लें, फिर उसके बाद एक वुड या पेपर आप उसे चबाना शुरू कर दें। आपका क्या ख्याल है, अब ये आपको मीठा लगा? तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि सर नहीं, ये जो लास्ट ग्रुप है तो बिल्कुल भी मीठा नहीं। लेकिन मुझे ये वाली भी उम्मीद है कि आप बोलेंगे कि जो इससे पहले वाला ग्रुप था, मीन सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज वाला, वो मीठा तो था, लेकिन वो जो हमने पहला ग्रुप स्टडी किया था, मीन जिसमें उन्होंने बनाना, डेट्स, ग्रेप्स और फिग की बात की थी, डेफिनेटली उतना मीठा नहीं, राइट। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास, माय डियर स्टूडेंट्स, कि जूं जूं हमारे कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं तब तक उनकी मिठास कम होती चली जाती है, यहाँ तक कि last group, that is the most complex group, and we name it as polysaccharides, it is altogether what? Plain. Then look at this thing कि अगर हम अब एक और पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं, और वो पैरामीटर मेरे पास क्या है? सॉल्युबिलिटी, राइट। अगर आप मोनोसैकेराइड्स को देखते हैं तो दे आर रेडिली एंड क्विकली सॉल्युबल, थॉरली सॉल्युबल इन द वाटर। लेकिन अगर आप लोग सेकंड ग्रुप की तरफ मूव कर जाएं, दैट इज बेसिकली ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, और आप लोग अब एक चम्मच दूध का पकड़े उससे डिजोल्व कर दे कहा पानी में, तो यू कैन सी कि अब जो सोल्यूशन है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना पहले था। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और कम हो गई। अब हम चलते हैं आटे की तरफ, दैट इज स्टार्च मीन्स पॉलीसैकेराइड। अब देखें, जो ही मैंने इसको पानी में डाला है तो थोड़ा सा जो आटा है वो डिजोल्व हुआ, लेकिन जो बाकी सारे का सारा आटा है वो क्या हो गया? तैरेशी हो गया, अंदर बैठ गया, वो मजीद हाल नहीं हो रहा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई है? बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब हम चलते हैं एक आखिरी मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्रुप की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलोज। अब देखिए, सेलुलोज में टिश्यू पेपर की बात कर लें या वुड की बात करें, आप इसे पानी में डाल के बैठे रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। आई होप कि इन सारी बातों के बाद आप लोगों को बिलीव हो गया होगा कि हम जिन मॉलिक्यूल्स को पढ़ने जा रहे हैं, दे आर वेरी वाइटल फॉर अस, दे आर बेसिकली प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से स्ट्रक्चरल रोल्स एंड फंक्शनल रोल्स इन योर बॉडी। अगर हम लोग फंक्शनल रोल की बात करें तो दिस वेरी कार्बोहाइड्रेट इज लाइक द फाउंडेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरी जनरस मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द एटीपी। और अगर हमारी बॉडी में एटीपी है तो हम रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर एटीपी नहीं है तो हम रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। ये एटीपी कैसे बनता है इसे हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। Now we want to study the biochemistry of these molecules in detail, so let's move to the whiteboard. Yes, my dear students and my future doctors,
हम स्टडी करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यमी मॉलिक्यूल्स, मीठे मॉलिक्यूल्स, राइट। और इसमें हम नंबर 1 पे स्टडी कर रहे हैं इसकी अबंडेंस। तो ये काफ़ी अबंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं प्लांट बॉडी के अंदर भी, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी, और हमारी सराउंडिंग में भी। और इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे बाय मीन्स ऑफ एग्जांपल। जैसा भी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया कि हमारे पास इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। एक को हम लोग बोलते हैं व्हाट, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। एक को बोलते हैं क्या, मोनोसैकेराइड्स। और दूसरे को हम नाम देते हैं क्या, डाइसैकेराइड्स। और तीसरे को हम नाम देते हैं व्हाट, पॉलीसैकेराइड्स। और जो एग्जाम्पल्स आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए रिगार्डिंग दीज 3 क्लासेस, तो उसमें से जो पहली चीज़ मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल बनाना, फॉर एग्जाम्पल डेट्स, देन fig for example, and then grapes, ये सारी की सारी मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं। और डाइसैकेराइड में शुगर ऑफ मिल्क, शुगर ऑफ मिल्क जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं, शुगर ऑफ शुगर केन उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, एंड फ्रूटिंग शुगर्स की बात कर लेते हैं। तो ये मेरे पास डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है, यानी कि ये वाला ग्रुप ज़्यादा मीठा है इस ग्रुप से। और अगर हम आखिरी ग्रुप की बात करें तो पॉलीसैकेराइड में आप लोगों के पास एग्जाम्पल है व्हाट, स्टार्चेस। तो आप किसी भी स्टार्च को देखें वो बिल्कुल फीका होगा। आप लोग जो कॉटन की चीज़ें पहनते हैं वो, जो आप लोगों का पेपर है, टिश्यू पेपर है वो। और फिर आखिर में जो पॉलीसैकेराइड की एग्जाम्पल है वो क्या है स्टूडेंट्स, सेलुलोज। और अगर आपको आखिरी बात बताना चाहूँ तो वो क्या है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन। ये आप लोगों के मसल्स और लिवर में स्टोर होता है। तो अगर आप कलेजी खाएंगे तो उसमें से आपको सब ग्लाइकोजन भी मिलेगा, क्योंकि ये हमारी कलेजी में स्टोर होता है या हमारे मसल्स में स्टोर होता है, राइट। अब हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके मेरी बॉडी में कौन कौन से रोल। तो आंसर इज, इसके 2 रोल है। नंबर 1 इज फंक्शनल रोल, कि मेरी बॉडी में ये क्या क्या कर सकता है। तो आंसर इज कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, आर फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को आलू वाला समोसा खाने को दूं, राइट, तो आपको ये पता है कि आलू कार्बोहाइड्रेट, वो जो समोसा पट्टी है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। चलिए फर्स्ट कर लेते हैं कि हमने साथ कीमा भी डाल दिया, वो जो कीमा है वो प्रोटीन है, और जिस तेल में मैंने इसको तला है वो लिपिड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप समोसा खा रहे हो तो आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड तीनों चीज़ें इकट्ठी खा रहे हो, राइट। अब इन तीनों चीज़ों में से आपको सबसे पहले एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जाहिर है कार्बोहाइड्रेट में से मिलेगी। तो ये मेरे पास वेरी फर्स्ट सोर्स एक एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है, एनर्जी स्टोरेज का काम कर रहा है। एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है किसके अंदर? मेरे मसल्स में, राइट। अब हम देखेंगे कि मेरी बॉडी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मीन्स लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी बनी हुई है। आई वॉन्ट टू डिस्कस स्ट्रक्चरल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने आपसे क्या बोला स्टूडेंट्स कि आपके सराउंडिंग में जितनी वुड है, कॉटन है, पेपर है, राइट, टिश्यू पेपर है, जूट है जिसे हम पटसन बोलते हैं, राइट, ये सारे के सारे फाइबर्स ये किसके बने हुए हैं? डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स। फिर इसके अलावा आप देखें तो आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन, आप लोगों की सेल मेम्ब्रेन के
जितने रिसेप्टर्स हैं, जितने उसके सरफेस के ऊपर लगे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे कॉन्जुगेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। या तो वो क्या होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, और या फिर होंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या बना रही हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन का इंटेग्रल पार्ट, राइट। नाउ वी वांट टू डिस्कस आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे मैंने आप सभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि ये लेमैन आइडेंटिफिकेशन ये है, लेमैन मीन आम बंदे से कैसे पहचान सकता है। तो मैंने बोला बाय इट्स स्वीट टेस्ट, इसका जायका जो है वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, मीठा होता है। तो हर बंदा मीठे मॉलिक्यूल को देख के कह सकता है कि ये डेफिनेटली कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। लेकिन हमें ये वाली बात भी पता है कि जो ये कॉम्प्लेक्स होंगे इनकी मिठास कम होती चली जाएगी, यहाँ तक कि पॉलीसैकेराइड बिल्कुल टेस्टलेस हो जाते हैं। इस मतलब ये कि सिर्फ मीठा जायका स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम बीइंग स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंसेस, हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं बाय मीन्स ऑफ अ टेस्ट। और उस टेस्ट का नाम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, बेनेडिक्ट्स टेस्ट। बेनेडिक्ट्स टेस्ट, हाउ वी परफॉर्म इट, यहां देखते हैं। ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब है और उसमें मैंने फॉर एग्जांपल 1.5 ml और 2 ml ले लिया क्या, ग्लूकोज सॉल्यूशन। अगले स्टेप पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगले स्टेप पे मैंने इक्वल अमाउंट में इसमें ऐड कर दिया है। लुक एट दिस, ये है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको एक फ्लेम पे बहुत जेंटली, बहुत आराम से क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। मेरी असल में ये जो सॉल्यूशन है ये टेस्ट ट्यूब में से बाहर आ सकता है, इसलिए हमें बहुत केयरफुली इसको हीट करना है। बेस्ट वे तो यह है कि बेसिकली वाटर बाथ यूज़ करें। लेकिन देखिए मैं इसको हीट कर रहा हूँ, तो हीट करने के बाद मुझे क्या नज़र आ रहा है कि आहिस्ता 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 इसका कलर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। व्हाट वाज द इनिशियल कलर, इनिशियल कलर था स्टूडेंट्स कॉपर ब्लू। और जो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है ग्लूकोज की, तब तब इसका रंग भी तेज होता चला जाता है, मीन्स चोखा होता चला जाता है, राइट। बेनेडिक्ट टेस्ट के रिजल्ट को नॉर्मली मैं इस ट्राइंगल से शो कर रहा होता हूँ, ऐसे। ये लुक एट दिस, ट्राइंगल है। यहाँ पे आप लिख सकते हो विप, VIB, विप, GYOR, विप क्योर। आपने ये पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने कि लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वही बात यहाँ पे कि भाई अगर तो कलर है ब्लू तो इट मीन्स देयर इज नो ग्लूकोज, हमारे पास कोई ग्लूकोज नहीं है। लेकिन अगर कलर हो गया मेरे पास ग्रीन, तो इसका मतलब यह है कि अब इसके अंदर इतना ग्लूकोज, डेफिनेटली वो ब्लू जितने ग्लूकोज से ज़्यादा है। फिर अगर मैं अगली फेज में जाऊँ तो ग्लूकोज मेरे पास और बढ़ गया, तो जब ग्लूकोज और बढ़ेगा तो कलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, येलो फॉर एग्जाम्पल। फिर जब ग्लूकोज मेरे पास और बढ़ा तो कलर कैसा हो गया मेरे पास स्टूडेंट्स, यस, ऑरेंज हो गया। और जब कलर हुआ मेरे पास क्या, रेड, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला टेस्ट इस्तेमाल हो सकता है वेरी कॉन्फिडेंटली टू डिस्क्राइब कि वहां पे प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स या नहीं, राइट। और अगर आपके पास हुए स्टूडेंट्स टेस्टलेस, टेस्टलेस का मतलब है बिल्कुल फीके किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हुए, मीन टू से कि ये डेफिनेटली क्या होंगे, पॉलीसैकेराइड्स होंगे। और अगर ये आप लोगों के पास पॉलीसैकेराइड्स हुए तो फिर इसका सिंपल सा टेस्ट ये है कि आप इसके साथ मिला दोगे आयोडीन सॉल्यूशन। तो जब आप इसके साथ आयोडीन सॉल्यूशन मिलाओगे तो कोई ना कोई रंग बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर ब्लू ब्लैक हुआ, क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर तो बना ब्लू ब्लैक तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रेजेंट है स्टार्चेस, राइट। और अगर हो गया ये रेड तो इसका मतलब यह है कि यहाँ प्रेजेंट है ग्लाइकोजन। और अगर कोई चीज ना आई, आयोडीन के रंग ही की रही, मीन्स ब्राउन ही रही, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सेलुलोज प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम थ्रू केमिकल टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी शुगर प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का। तो दुनिया में
कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस। वो क्या है स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस हम क्या करेंगे? हम CO2 को मिलाएंगे वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमें क्या मिल जाएगा? जाहिर है C6H12O6, और रिलीज हो जाएगी क्या? ऑक्सीजन और वाटर। तो फोटोसिंथेसिस वो जरिया है जिसके जरिए से हम क्या ऑपरेट कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स, राइट? So now we want to move to the next 1/3 of the board, and that is depicting what? The topic कि हम स्टडी करने वाले हैं definitions। और देखिए मैंने क्या लिखा है? Definition number 1, 2 and 3। हम 3 definition स्टडी करेंगे। पहली definition क्या है कि carbohydrates are organic compound। Carbohydrates are organic compounds made up of, किसके बने हुए हैं? कार्बन, राइट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन 3 चीजों के बने हुए हैं कार्बोहाइड्रेट। हमने किया क्या? हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस किया इसका, तो हमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वही प्रोपोर्शन है जो वाटर में होती है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सारे कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं, मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली मोनोसैकेराइड्स की, कि मोनोसैकेराइड के केस में ऐसा ही है कि जितने मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास हुआ C3 तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे बच्चे? 3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास? C3H6O3। तो इस 3 नंबर ऑफ कार्बन में H और O की वही कंपोजिशन है जो वाटर की है, तो इसे वैसे क्या बोलते हैं कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास C4 हुआ तो फॉर्मूला बनेगा C4H8O4, और अगर 5 वाला हुआ तो C5H10O5, और ये क्या बनेगा? C6H12O6। कैसे बना ये? ऐसे C4H2O4, राइट, C5H2O भी कितने हो गए? 5, और C6 तो H2O भी कितने हो गए? 6, राइट। तो जिसमें 3 कार्बन एटम हैं हम उसे कहते क्या है स्टूडेंट? ट्राइओस। इसे बोलते हैं टेट्रोस, इसे बोलते हैं पेंटोस, तो इसे बोलते होंगे शर्टोस। नो नो नो, इट इज कॉल्ड एज हेक्सोस, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम, राइट। सो ये है हमारे पास एविडेंसेस दूसरी डेफिनेशन की। वो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास? डेफिनेशन नंबर 2 इज हियर कि कार्बोहाइड्रेट्स आर hydrates of carbon, hydrates of carbon। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये कहने दें कि ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर कार्बन के हाथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल पकड़ा दिया, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो हम इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो जो मेरे पास जनरल फॉर्मूला है वो क्या है स्टूडेंट्स? CnH2ON, यानी कि जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स? ये कहाँ तक ट्रू है? मोनोसैकेराइड्स तक। डाइसैकेराइड में और पॉलीसैकेराइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम वाटर मॉलिक्यूल के बराबर नहीं रहते, तो फिर हम इस जनरल फॉर्मूला को मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे? CxH2OY, बिकॉज कि हर 2 मोनोसैकेराइड के जुड़ने के दौरान में एक वाटर का मॉलिक्यूल माइनस हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से, सॉरी, इस रिएक्शन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कार्बन एटम के बराबर नहीं रहता। अब हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन नंबर 3 की तरफ। डेफिनेशन नंबर 3 इज कि कार्बोहाइड्रेट्स आर जी क्या हैं?
पॉलीहाइड्रोऑक्सी, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, समझने वाली यहाँ पे तीन चीजें। नंबर वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीहाइड्रोऑक्सी। अब स्टूडेंट्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, राइट, और हाइड्रोऑक्सी का मतलब होता है OH आयंस। तो जिस मॉलिक्यूल के पास दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा क्या हो स्टूडेंट्स, OH आयंस, रादर ये बल्कि कॉन्सेप्ट में ठीक करेंगे, जिसके अंदर एक से भी ज्यादा OH आयंस हो, हम उसे कह देते हैं कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स, राइट। हम इसे पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों कहते हैं ये हम अगली दफा देखेंगे, अगले कॉलम में देखते हैं। सो पहली बात यह है कि इस डेफिनेशन का पहला वर्ड आपको समझ आ गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा OH आयंस होंगे। दूसरी बात हमने अंडरस्टैंड करनी है कि ये एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, ये एल्डिहाइड क्या है, राइट, अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए हमें सहारा देना पड़ता है मिस्टर वर्ड का या मिस यूनिवर्स का। आप मुझे बताएं कि आप मिस्टर वर्ड या मिस यूनिवर्स को कैसे पहचानेंगे। तो आंसर इज वेरी सिंपल, थ्रू इट्स क्राउन। इसने जो सर पे क्राउन पे डाला होता है उससे पता चलता है कि ये सेंटर में खड़ा हुआ या सेंटर में बैठी हुई मोहतरमा जिन्होंने सर पे एक क्राउन पहना हुआ है वो मिस यूनिवर्स है, राइट। तो हम यहाँ पे एक मिस यूनिवर्स का सहारा लेते हैं। वो उस मिस यूनिवर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑक्सीजन के क्राउन के साथ, राइट। इस बायोकेमिस्ट्री की मिस यूनिवर्स का नाम है कार्बोनाइल कार्बन। अब अगर इस मिस यूनिवर्स मीन कार्बोनाइल कार्बन के एक हाथ में, कम से कम एक हाथ में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो हम इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। तो दूसरे हाथ में क्या होना चाहिए, R। सो दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड। आपको ये बात बहुत दफा बता चुका हूं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 2 हाथ इस ऑक्सीजन ने थामे हुए हैं और कम से कम उसके एक हाथ में ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाथ में R प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ये बात आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। अब हम स्टडी करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि हम कीटोन किसे बोलते हैं। तो आंसर इज लुक एट दिस, ये है कीटोन। अब भी मेरे पास यही मिस यूनिवर्स है, बस जरा अफ्रीका से आई है इसलिए थोड़ी ब्लैक हो गई है, दिस वन, राइट। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल कार्बन, राइट। इस कार्बोनाइल कार्बन के अब दोनों हाथों में क्या होना चाहिए, R। इधर भी रेडिकल होना चाहिए, इधर भी रेडिकल होना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि आप 9th-10th में केमिस्ट्री में पढ़ के आए कि रेडिकल कैसे बनता है, फिर भी जस्ट फॉर टू इनकलकेट द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर आपके पास ये CH4 है जिसे हम मीथेन बोलते हैं, अगर इसमें से मैं एक H को माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा व्हाट, मिथाइल। ये मिथाइल रेडिकल है। ये मिथाइल रेडिकल क्या हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, ये इथाइल भी हो सकता है C2H5, ये प्रोपाइल भी हो सकता है। मींस कार्बन चेन काफी लंबी भी हो सकती है, सबसे छोटी भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल उस कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, R। तो ये वाला R अगर यहां भी है और यहां भी है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये बन गया है कीटोन, राइट। आइए हम इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट कॉलम। जी माय डियर स्टूडेंट्स, हमने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। और देखते हैं हम लोग इसके लिए फॉर्मूला था मेरे पास स्टूडेंट्स C3H2O3, राइट। अब हम इसको कैसे ड्रॉ करके देख सकते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में। जब मुझे स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि हाँ ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही है या कीटोन ही है। तो कैसे करेंगे हम उसके लिए, हम लिखेंगे सबसे पहले कार्बन 1, फिर 2 और फिर 3। मैंने डेलिबरेटली एक कार्बन नहीं लिखी थी, यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, वो कार्बन बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरी मिस यूनिवर्स,
मीन्स कार्बोनाइल कार्बन। इस कार्बोनाइल कार्बन का ऊपर ऑक्सीजन का क्राउन शामिल है और एक हाथ में H, राइट बाय स्टूडेंट्स। अब हमने वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की। कैसे पूरी करेंगे? 1 2 3 4, इस कार्बन के चारों हाथ पूरे हो गए। आपको डेफिनेशन याद है ना कि अगले नंबर पे मैंने क्या करना है कि मैंने इनको वाटर सप्लाई करना है। अल्लाह से लगता है हर कार्बन के एटम में वाटर पकड़ा दिए, हर कार्बन एटम के हाथ में वाटर पकड़ा दिए, तो मैंने वो भी कर लिया, एक्सेप्ट वो वाली कार्बन के जो कार्बोनाइल कार्बन है। 1 2 3 4 वैलेंसी 4 हो गई क्या? पूरी। क्या इसकी वैलेंसी पूरी है? 1 2 3, तो आंसर इज नो। इसके यहाँ पर अभी और एक H और आएगा। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो 3 नजर आ रहे हैं, 1 2 और 3। अगली बात देखते हैं कि क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, तो आंसर इज यस, क्योंकि इसमें 2 OH हैं, तो नंबर ऑफ OH चूंकि 2 एक से ज्यादा हो गया, इसलिए बोल रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। अब क्या इसके पास मिस यूनिवर्स है? यस। क्या उसके हाथ में एक H है? तो यस। अब ये मेरे पास एक 3 कार्बन एटम वाला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन चुका है, राइट। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक कीटोन भी बना के देखते हैं। कैसे बनाएंगे? अगेन देखिए, 1 2 और 3। अब मैं कीटोन कैसे बना सकता हूं कि जब मैं इसके इधर भी वाटर लगाऊं और इसके इधर भी वाटर लगा दूं, तो क्या ख्याल है, ये बन गई कार्बन, ये भी बन गई कार्बन। इसका मतलब ये होगा कि ये भी दोनों आर किसके हाथ में है? मिस यूनिवर्स के हाथ में, राइट। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। याद है मैंने क्या बोला था कि कीटोन वाले केस में एक क्राउन्ड कार्बन है विद ऑक्सीजन और इसके दोनों हाथों में क्या है? आर आर। तो एक आर मेरे पास ये हो गया और एक आर मेरे पास ये हो गया, राइट। अब देखते हैं कि क्या इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। तो देखते हैं 1 2 3, नो, यहाँ पर भी मुझे एक H और लगाना है। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 और 3 और एक H मुझे यहाँ लगाना है। ये बन गया मेरे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। आए एक प्रैक्टिस करते हैं कार्बन नंबर 6 वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कैसे करेंगे हम लोग? 1 2 3 4 एंड 5। मैंने क्या बोला था 6 वाले की? मैंने 6 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज के 6 कार्बन इज समवेयर हियर दैट इज क्राउन्ड विद ऑक्सीजन एंड इट हैज व्हाट अ H इन द हैंड, राइट। ये बन गया मेरे पास एक 6 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6। अगला काम क्या था कि हमने हर कार्बन के हाथ में वाटर मॉलिक्यूल पकड़ा देना है, तो वी आर गिविंग इट, ये देखिए, OH and H water, then again water, then again water, again water and water। मुझे सबकी वैलेंसी सही लग रही है सिवाय 1 और 6 के। आए 1 को टेस्ट करते हैं, 1 2 3 4, ओ ये तो ठीक है। लेट्स सी द 6th one, 1 2 3 और ये है 4। अगर मेरी बात ठीक है तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए C6H12O6, राइट। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके, यस। whether hydrogen is 12 or not, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, fine. Remaining thing is what? Oxygen. So 1 2 3 4 5 and 6, perfect। तो ये बन गया मेरे पास क्या? एक 6 कार्बन वाला पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, राइट। पॉलीहाइड्रोक्सी व्हाट? एल्डिहाइड। लेकिन चूंकि इसमें 6 कार्बन, तो ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक क्या है? एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज,
हेक्सोस। आपको पता है हेक्सोस का मतलब है इसमें 6 कार्बन है और एल्डो का मतलब है इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। दिस वन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, हम एक और चेन ड्रॉ करते हैं 1 2 फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 एंड 6। अब मैंने किया क्या कि मैंने थर्ड कार्बन को बना दिया है कार्बोनाइल कार्बन या मेसो रिवर्स, राइट। बाकी क्या करूंगा, सबके हाथ में वाटर लगा दूंगा। और वाटर लगाने के बाद अब सिर्फ मेरा एक ही काम रह जाएगा कि मैं यहां पर वैलेंस सेटिस्फाई कर दूं। तो देखते हैं कि मुझे डाउट किस कार्बन के बारे में है, शायद 1 के बारे में और 3 के बारे में और 6 के बारे में। 1 के बारे में टेस्ट करते हैं 1 2 3। यहां पे एक एच मिसिंग है, वह लगा दिया। इसको चेक करते हैं 1 2 3, जरा यहाँ पे भी एक एच मिसिंग है, यहां पे लगा दिया। इसको चेक करें इसको, तो क्या आ रहा है 1 2 3 4, इट्स ओके, राइट। अब देखो कि ये मेरे पास एक आर है, राइट, और ये मेरे पास एक आर है, और ये दोनों आर किससे कनेक्टेड है, कार्बोनिल कार्बन के साथ। तो ये बन गया मेरे पास एक कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस यानी कि एक ऐसा सिस कार्बन कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटो ग्रुप, राइट। इसके एग्जांपल है मेरे पास स्टूडेंट्स व्हाट, ग्लूकोज। और कीटो शुगर की बेस्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है, फ्रुक्टोज, राइट। आप लोगों की बुक में मोनोसैकेराइड की 3 एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, मोनोसैकेराइड। एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको 3 नाम याद रखने हैं। नंबर 1 इज ग्लूकोज, number 2 is fructose, and number 3 is galactose, राइट। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि जो किसके मुतालिक हैं, जाहिर है मोनोसैकेराइड के मुतालिक हैं, राइट। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपने ये देखा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आपने ये देखा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के बॉडी में रोल को अंडरस्टैंड करें। फिर हमने ये देखा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को आम वे में और फिर केमिकल टेस्ट के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अभी देखा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हमारे पास क्या है। फिर आपने 3 डेफिनेशंस देखी कार्बोहाइड्रेट की, और इवेंचुअली आपने मोनोसैकेराइड के ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने देखे, और फाइनली आपने ये देखा कि इसी कौन कौन से एग्जाम्पल है। आज की आखिरी 1 मिनट की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। इनमें से आप कोई भी पाउडर लें। क्या क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने, से आपने ग्लूकोज का पाउडर लिया, जरा बात को आपने गौर से देखना है। आपने ग्लूकोज का पाउडर लिया, स्टूडेंट्स बात को जरा गौर से सुनिए। जब ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में होता है तो वो ओपन चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो ही मैं उसे पानी में डालता हूँ, जो ही मैं उसे किस में डालता हूँ स्टूडेंट्स, वाटर में ऐड करता हूँ, तो ये वाली ओपन चेन एक क्लोज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर की बात कर रहा हूं कि जब मैं उसे वाटर में डालूंगा तब ये काम होगा कि वो एक क्लोज्ड चेन क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, राइट। अब अगली बातें हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा गौर से सुनने वाली। पहली बात कि जब चेन बनेगी, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट गौर से देखिएगा कि जब चेन बनेगी तो आखिरी कार्बन चेन, जब रिंग बनेगा, आई रिपीट कि जब रिंग बनेगा तो आखिरी कार्बन रिंग बनाने में इस्तेमाल नहीं होगी, राइट। तो फिर रिंग किसके दरमियान में बनेगा, उस कार्बन के दरमियान में कि दैट इज क्राउंड विद ऑक्सीजन एंड सेकेंड लास्ट कार्बन। ये सेकेंड लास्ट कार्बन, रिंग हमेशा सेकेंड लास्ट कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के दरमियान में डेवलप होगा। आखिरी कार्बन रिंग बनाने में इस्तेमाल नहीं होगी।
अब इसको जहां ड्रॉ करके देखते हैं, ये देखें, ये है मेरे पास कार्बन नंबर 1, रेड थी, मैं उसको रेड ड्रॉ कर रहा हूं। कार्बन 1 कैसी थी, रेड में रेड ड्रॉ कर दी। उसके बाद सारी कार्बन ब्लैक, वो क्या है C2, देन C3, देन C4, देन C5, ये बन गई मेरे पास 5 कार्बन। अब रिंग बनेगा कार्बन नंबर 1 के दरमियान में और कार्बन नंबर 5 के दरमियान में, बिकॉज के लास्ट कार्बन रिंग बनाने में हिस्सा नहीं लेती। आप भी इसे सवाल कर सकते हैं कि सर अगर कार्बन नंबर 1 और 5 में रिंग बन गया है तो वेयर इज कार्बन नंबर 6? तो इसके लिए मैं आपको आपके माइंड में पिक्चर लाता हूँ किसकी, एक बोट की। वो बोट जो बाद पैमा से चलती है, सेल से चलती है। आपको पता है कि अगर ये मेरे पास एक बोट है, समथिंग लाइक इट, ये मेरे पास बोट है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक वो कपड़ा लगाया होता है जो हवा की वजह से कश्ती को मूव करने में हेल्प कर रहा होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर सेल ये इस पर्टिकुलर बोट के एट राइट एंगल लगा हुआ होता है, राइट। सो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि दिस सेल इज प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बोट। अब अगर ये वाला रिंग आपके पेपर के साथ साथ ड्रॉ हुआ है तो कार्बन नंबर 6 इज बेसिकली प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ये है कार्बन नंबर 6 की पोजीशन, ये है कार्बन नंबर 6। So this one is carbon number 1, right? This one is carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and carbon number 5. And this one is carbon number 6. अब ये काम होता कैसे है? होगा सुन ऐसे कि जब ये वाला H सेकेंड लास्ट कार्बन का H इसके पास मूव कर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड के ब्रेक हो जाने की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन फारिग हो जाएगा यहां पे, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भी फारिग है, राइट। कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन फारिग है और कार्बन नंबर 5 का इलेक्ट्रॉन फारिग। ये दोनों, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन फिर एक दूसरे से शेक हैंड कर लेते हैं थ्रू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन नंबर 1 को 5 से जोड़ेगी और बन जाएगा रिंग। आखिरी काम क्या रह जाएगा कि आपने सिर्फ देखना है कि कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ था, जाहिर है H एंड OH, यहाँ पे लगा हुआ था, जाहिर है H एंड OH, यहाँ भी लगा हुआ था H एंड OH, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ था, यस सेम H एंड OH। अब कार्बन नंबर 5 को देखें, कार्बन नंबर 5 पे मेरे पास 3 हैंड्स ऑक्यूपाइड है, तो जो बच गया उसमें क्या है, ये है कार्बन नंबर 5। क्या बचा हुआ था स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाओगे, हाइड्रोजन, OH नहीं लगाओगे, ठीक है, क्योंकि O तो यहाँ इस्तेमाल हो चुका है। और यहाँ पे पूरा C6 पे क्या लगा हुआ है, CH2OH, तो लिख सकते हो C6 मतलब छठा कार्बन है ये, इसमें H2 एंड OH, ये 6 कार्बन है सिर्फ, राइट। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है H2 राइट एंड OH, वो लिख दिया मैंने यहाँ CH2OH, राइट। तो इस तरीके से ये वाला पाउडर्ड ग्लूकोज वाटर में डलने के बाद ओपन चेन से क्लोज रिंग में कन्वर्ट हो गया है, राइट। इसको हम एक छोटी सी एनिमेशन के थ्रू भी आप लोगों को दिखा सकते हैं, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफ़ी समझें, और इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे अबाउट डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑलवेज से टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर ग्रेट पेरेंट्स। अपने माँ बाप की खिदमत करें, बहुत अच्छे इंसान बने। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तालिब इल्मों, माय नेम इज़ शहजाद वहीद, और आज हम बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 और उसका एक बहुत बड़ा टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका पार्ट 2। आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में डिस्कस ये किया था कि अगर आप लोगों के पास ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट हो
तो वो हमेशा क्या होगी, एक ओपन चेन की फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो ही मैं उसे पानी में डालता हूँ तो उसकी चेन क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, और वो एक लीनियर स्ट्रक्चर से एक रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको याद होगा मैंने वर्ड यूज किया था बोट मॉडल, राइट। अब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे मूव करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि हम क्या बनाते हैं, एक फ्लैश कार्ड आप लोगों के लिए, और इस फ्लैश कार्ड में आप लोग देख रहे हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक अंडरस्टैंड करने हैं। वी विल कमेंस आवर लेक्चर बाय द टॉपिक ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, or then we will move to the polysaccharides and we will study this oligosaccharide in following heads. तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं कि how we can make the oligosaccharides. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्लू मार्कर। तो ओलिगोसैकेराइड्स होते क्या हैं, पहला बात तो यह बनते क्या हैं तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओलिगोसैकेराइड होते क्या हैं? ओलिगोसैकेराइड डियर स्टूडेंट्स बनते हैं 2 to 10 मोनोसैकेराइड के आपस में जोड़ने से। When we combine 2 to 10 monosaccharides together by means of a chemical reaction, so we obtain what? Oligosaccharides, right? On the other hand, we can also define it as कि ओलिगोसैकेराइड ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं कि जब मैं उन्हें ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा, तो मुझे 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड हासिल होंगे। नाउ डिफाइन इट एज नंबर 1, oligosaccharides are sugars that consist of 2 to 10 monosaccharides, right? And we can also write it as definition number 2, oligosaccharides are sugar molecules, are sugars that yields, जो पैदा करती हैं, देती हैं, that yield 2 to 10 monosaccharide on hydrolysis। ये क्या होता है कि अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। 2 से लेके 10 तक अगर मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो वो कहलाएंगे ओलिगोसैकेराइड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी भी आगे टाइप्स होंगी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं मेरे पास? अब अगर आप लोगों के पास 2 मोनोसैकेराइड हैं, मिसाल के तौर पे 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ गए, या 2 फ्रुक्टोज आपस में जुड़ गए, या ग्लूकोज फ्रुक्टोज आपस में जुड़ गया, तो ये कहलाएगा डाइसैकेराइड। और अगर मेरे पास जुड़ गए 3 मोनोसैकेराइड, क्या जुड़ गए मेरे पास? अगर 3 मोनोसैकेराइड जुड़ गए तो फिर हम उसे नाम देंगे ट्राइसैकेराइड। ट्राई का मतलब 3 और सैकेराइड का मतलब है शुगर यूनिट्स, राइट। और अगर जुड़ गए मेरे पास क्या 4 मोनोसैकेराइड्स, तो क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स? इट विल गिव मी टेट्रासैकेराइड। अब आप लोगों की बुक में डिटेल किसकी है? तो आंसर है सिर्फ और सिर्फ डाइसैकेराइड्स। तो आइए हम लोग डाइसैकेराइड को डिटेल से पढ़ते हैं। सो मूव हियर, डाइसैकेराइड। तो ये ऐसी शुगर्स हैं मेरे पास कि जो 2 मोनोसैकेराइड की बनी हुई हैं, या वही बात कि जब मैं इन्हें ब्रेक करूंगा तो मुझे 2 मोनोसैकेराइड ऑब्टेन होंगे, राइट। अब इसकी
पहले एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन सी? इसकी आप लोगों की बुक में 3 एग्जाम्पल्स गिवन है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज लैक्टोज, other one is called as maltose, and last is called as sucrose. Right? देखते हैं इनका सोर्स क्या है। तो लैक्टोज का सोर्स है व्हाट? मिल्क। इसीलिए हम लैक्टोज को शुगर ऑफ मिल्क भी कहते हैं। ये वही शुगर है, ये वही मिठास है जो हल्की सी आपको महसूस होती है जब आप दूध पी रहे होते हैं। फिर माल्टोज क्या है? हम इसे नाम देते हैं फ्रूटिंग शुगर। ये डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स में पाई जाती। और जो सुक्रोज है, इसका जो सोर्स है दैट इज गन्ना, शुगर केन। तो जब आप चीनी खाते हो, जिसे हम टेबल शुगर कहते हैं, टेबल शुगर इज सुक्रोज, तो जिसे हम टेबल शुगर बोल रहे हैं उसका केमिकल नेम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? शुगर। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क? वो ये है कि मुझे इनके जो कंपोनेंट्स हैं, मींस कि किस किस मोनोसैकेराइड के आपस में मिलने से बना हुआ है, वो मुझे यहां अंडरस्टैंड करना है। आप लिख लीजिए यूं ऐसे, MS1 मीन मोनोसैकेराइड नंबर 1 और यहां लिखिए मोनोसैकेराइड नंबर 2। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि तीनों केसेस में मीन इसके केस में भी ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है, इसके केस में भी ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है और इसके केस में भी ग्लूकोज ही इस्तेमाल हो रहा है। तो तीनों में एक बात कॉमन है कि पहला मोनोसैकेराइड ग्लूकोज ही होगा, लेकिन जो दूसरा मोनोसैकेराइड है ये क्या है? दूसरा मोनोसैकेराइड इसमें इस्तेमाल होता है गैलेक्टोज। माल्टोज में इस्तेमाल होता है एन अदर ग्लूकोज और सुक्रोज में इस्तेमाल होता है क्या? फ्रुक्टोज। राइट? लेकिन अगर मैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज को साथ साथ रख दूं तो क्या लैक्टोज बन जाएगा? तो आंसर इज नो। वी हैव टू कंबाइन देम केमिकली, we have to join them through covalent bonds. आए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि how we can make what oligosaccharides और simply disaccharides. तो हम लिख रहे हैं यहां पे टॉपिक मेकिंग ऑफ डाइसैकेराइड्स, और जिस तरह डाइसैकेराइड बनते हैं उसी तरीके से बाकी ओलिगोसैकेराइड्स भी बनते हैं। तो मैं लिख रहा हूं स्लैश ओलिगोसैकेराइड। राइट? अब फर्ज कर लेते हैं कि ये आप लोगों के पास एक ग्लूकोज है, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6 वॉज प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द पेपर। ये पेपर में से बाहर निकला हुआ था। मैंने आपको कश्ती और उसके ऊपर लगे हुए बात पैमा की एग्जाम्पल दी थी। यहां पे क्या प्रेजेंट है माय डियर स्टूडेंट्स? वन ऑफ देम इज H एंड अदर वन इज OH। राइट? अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे मैं एक और ग्लूकोज लग रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6 इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये प्लेन में से बाहर आ गया। अब गौरतलब बात स्टूडेंट्स ये है कि इस कार्बन का नंबर क्या है? 1, इसका नंबर क्या है? 2, इसका नंबर क्या है? 3, इसका 4, इसका 5 और ये जा रहा है 6 जो पेपर से बाहर निकला हुआ है। सेम इज द केस हियर कि यहां पर क्या प्रेजेंट है? 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4 और यहां पे 5 और वो वाला 6। इस कार्बन नंबर 4 के ऊपर प्रेजेंट है वही चीज जो इसके कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट है, मींस OH। राइट? अब जो ही ये दोनों OH एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये वाटर को एलिमिनेट करवा देते हैं। कैसे? ये डोनेट करेगा फॉर एग्जांपल अगर H, राइट, तो ये डोनेट कर देगा क्या? OH। राइट? तो दोबारा देखते हैं कि इसने क्या लूज किया? H। इसने क्या लूज किया? OH। तो H2O वाटर
एलिमिनेट हो गया। तो वाटर के एलिमिनेट होने के बाद जरा बात को गौर से देखें कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास फारिग है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास फारिग है। तो ये क्या करेंगे कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे थ्रू दिस ऑक्सीजन, मीन ऑक्सीजन ब्रिज। और हम इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम शो करते हैं ऐसे, इसको हम शो करते हैं स्टूडेंट्स ऐसे, समथिंग लाइक इट। अब ये जो बॉन्ड बना है, दिस वन, जिसको मैं मोटा कर रहा हूं, ये वाला बॉन्ड, ये इसने इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जोड़ दिया था, लिहाजा ये है न्यूली फॉर्म्ड कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड, क्यों बोल रहा हूं कोवलेंट बॉन्ड? बिकॉज के इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। अगर ये हाथ मेरा है और ये वाला हाथ आप लोगों का है तो हमने शेक हैंड कर लिया। शेक हैंड कैसे हुआ? एक हाथ आपका और एक हाथ मेरा, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है तो भी शेक हैंड हो रहा है, बिकॉज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड मेरे पास बन गया, हमने इसको कार्बोहाइड्रेट की इज्जत में एक नाम दिया। वो नाम क्या था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, अगर यहां पे 2 यूनिट्स हुए तो कहलाएगा क्या? डाइसैकराइड। और अगर मैं इसके आगे ऐसा ही एक और बॉन्ड बना दूं, ये वाला, तो सारे बन जाएंगे ट्राइसैकराइड्स। एक और जोड़ दूं टेट्रासैकराइड, एक और जोड़ दूं पेंटासैकराइड। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे ये बॉन्ड बनेगा वैसे ही बाकी बॉन्ड बनते चले जाएंगे, लेकिन जुड़ेंगे कहां तक? सिर्फ 10 तक। तो अगर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड आपस में जुड़ गए तो ये कहलाएंगे क्या? ओलिगोसैकराइड। अब आते हैं इस प्रोसेस का नाम क्या है। जिस प्रोसेस में कोवलेंट बॉन्ड बना, जिस प्रोसेस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, राइट, दोनों एक ही बात है, उस वाले केस में हमने लूज किया वाटर को। तो जब मैं एक वाटर को लूज करता हूं तो प्रोसेस कहलाता है क्या? कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। So as a result of condensation reaction, we can combine 2 monosaccharides together. Right. अब अगली बात चलते हैं, how we can break it. ये तो था for making of what? covalent bonds, making of disaccharides और oligosaccharides. अब हम इसकी breaking की बात करते हैं। How we can break it? Breaking of glycosidic bond. इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक जनरल लाइफ की एग्जांपल का सहारा लेते हैं। एनर्जी यूज कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने और मैंने मिलकर एक पेन खरीदा, फॉर एग्जांपल, इसमें 50 रुपए आपके थे, से 50 रुपए मेरे थे, या 500 आपके थे, 500 मेरे थे, फॉर एग्जांपल, या 50,000 आपके थे, 50,000 मेरे थे। मिसाल ले ली मैंने, कोई भी मीन टू से हमारा इक्वल शेयरिंग से हमने एक बिजनेस किया, एक चीज खरीद ली हम लोग। अब अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को बेचना चाह रहे हैं किसी बंदे को, या कोई बंदा हम में से लेना चाह रहे, तो क्या करेंगे? हम अपने अपने पैसे दूसरे बंदे को लौटा देंगे, तो ये चीज किसी को बेची जा सकती है, राइट। तो सेम इज द केस हियर। अगर हमने ये वाला बिजनेस या ये वाला बॉन्ड खत्म करना है तो क्या करो? जो चीज यहां से निकाली थी, मीन टू से अगर 50 रुपए अपनी पॉकेट से निकाले थे, 50 रुपए मेरी पॉकेट से निकाले थे, या 100 आपने निकाला था, 100 मैंने निकाला, तो क्या करो? वापस लौटा दो। जब ये चीज वापस लौट जाएगी तो जाहिर है बॉन्ड खत्म हो जाएगा। सेम इज अ केस हियर। अगर मैंने जो OH यहां से निकाला था वो इसको लौटा दूं, राइट, और जो H मैंने इसको दिया था, सॉरी इससे लिया था, वो मैं इसको लौटा दूं। इससे मैंने क्या लिया था? OH, इससे क्या लिया था? H। अगर मैं इसको ये चीज दोबारा लौटा दूं वापस, तो जाहिर है ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। So I am going to break the bond by the addition of water. मैं water को add करके ये bond break कर सकता हूं। So this process is called as hydrolysis. break करके बोल रहा हूं hydrolysis. Hydro means water and lysis means breakdown. Hydro का मतलब हो गया what? Water,
और लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन। सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि condensation reaction is inversely proportional to hydrolysis। ये दोनों एक दूसरे का उलट प्रोसेस। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप वाटर को माइनस करते हो और इसमें आप लोग वाटर को ऐड करते हो, राइट। तो ये कुछ बातें थी, दोज वर रिलेटेड टू व्हाट, ओलिगोसैकेराइड। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, उसका नाम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, पॉलीसैकेराइड। अब ये जो मेरे पास पॉलीसैकेराइड है, इसका मतलब क्या है, पॉली मीन्स मैनी, बहुत बता चुका हूं मैं, और सैकेराइड मीन्स शुगर मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब है मैनी और सैकेराइड का मतलब है शुगर मॉलिक्यूल्स। तो जब मैं बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दूंगा तो बन जाएगी क्या, पॉलीसैकेराइड। या जब मैं किसी शुगर मॉलिक्यूल को जब मैं किसी शुगर मॉलिक्यूल को तोड़ूं और उसको तोड़ने के रिजल्ट में मुझे लाखों हजारों मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट हो मोनोसैकेराइड्स, तो मैं बोलूंगा कि ये पॉलीसैकेराइड है, राइट। आप यूं लिख सकते हो कि ग्लूकोज रिक्वायर्ड इन n कॉन्सेंट्रेशन, अनलिमिटेड मुझे चाहिए था क्या, ग्लूकोज। और जब मैंने इसको किस प्रोसेस से गुजारा, मैंने इसको गुजारा कंडेंसेशन के प्रोसेस से, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसके रिजल्ट में ये हुआ कि ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए ये। तो जुड़ने के बाद क्या बन गया, पॉलीसैकेराइड। मैंने क्या किया था, कंडेंसेशन रिएक्शन किया था। अब अगर मैं इसको इस तरफ को चलवा दूं, मीन्स हाइड्रोलाइसिस कर दूं, तो जाहिर है जितने मॉलिक्यूल मैंने जोड़े थे वो सारे के सारे मुझे वापस मिल जाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आपके पास एक गल्ला था, आपने गले में जितने पैसे आपस में डाले हुए थे, जब आप उसको तोड़ेंगे तो वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अगली बात है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास तीन। एक को हम बोलते हैं व्हाट, स्टार्च, राइट। दूसरे एग्जाम्पल को हम बोलते हैं व्हाट, ग्लाइकोजन। डेलिबरेटली लिख रहा हूं रेड से, ग्लाइकोजन। और जो लास्ट है उसका नाम है व्हाट, सेलुलोज। तो ये तीन हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, सेलुलोज, राइट। स्टार्च की प्रेजेंस को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, बाय द एडिशन ऑफ आयोडीन। जब भी आप लोग किसी भी किस्म के स्टार्च पर आयोडीन डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो ब्लू ब्लैक। आप लोग क्या करें, आप लोग राइस लें, उसके ऊपर आयोडीन डालें, आप लोग चपाती लें, उस पर आयोडीन डालें, आप लोग मकई लें, उस पर आयोडीन डालें, तो चूंकि ये सारे के सारे स्टार्चेस हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, ब्लू ब्लैक। आप जो कॉटन ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं आप उस पर आयोडीन डालें या घर में पड़ी हुई आयोडीन डालें तो वो क्या हो जाएगी, ब्लू ब्लैक। तो इसका मतलब है कि जब भी आपने किसी पॉलीसैकेराइड के ऊपर क्या ऐड किया, आयोडीन, और वो हो गया क्या, ब्लू ब्लैक, इसका मतलब है कि वो क्या है, पॉलीसैकेराइड में से स्टार्च। अगली बात कि स्टार्च की मेरे पास कितनी टाइप्स हैं, स्टार्च की मेरे पास दो टाइप्स हैं, राइट। उनमें से एक को हम लोग नाम देते हैं एमाइलोजिस, और दूसरे को हम नाम देते हैं क्या, एमाइलोपेक्टिन्स, राइट। अब इन दोनों में क्या फर्क है, फर्क ये है कि जो एमाइलोजिस हैं ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स, लेकिन अगर मैं एमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो ये ब्रांच्ड चेन मॉलिक्यूल्स, राइट। ये आपने बात अंडरस्टैंड कर ली
कि जब भी मैं स्ट्रेट चेन बनाना चाहता हूं तो मैं एक मोनोसैकेराइड को दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ जोड़ता हूं। किस पोजीशन से स्टूडेंट्स? वेरी राइटली सेड, 1,4 पोजीशन से। यानी कि इसका कार्बन नंबर 1 और अगले का कार्बन नंबर 4 क्या बनाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पहले मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 1 और अगले मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 4 क्या बना रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सिमिलरली अब ये पहला बन जाएगा, तो इसका कार्बन नंबर 1 अगले के कार्बन नंबर 4 से क्या बनाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। तो जब हमने चेन ग्रो करवानी होती है, कौन सी वाली? स्ट्रेट चेन, तो हमेशा जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं 1,4 लिंकेज। तो जब भी 1,4 बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेंगे? एमाइलोसिस। लेकिन अगर आप लोगों ने ब्रांच चेन बनानी हो स्टार्चेस, तो आप क्या करोगे? जरा बात को गौर से देखो। इस वाले केस में पहले नंबर पे आपको स्ट्रेट चेन बनानी है। वो स्ट्रेट चेन कैसे बनेगी? पुराना मेथड, 1 2 3 4। यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग क्या? 1 2 3 4 5 एंड 6 जाहिर है ये आपस में जुड़ेंगे 1 और 4 के थ्रू। कैसे? बाय मींस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि इसका कार्बन नंबर 1 अगले के कार्बन नंबर 4 से जुड़ रहा है। अब यहां पे क्या होगा? जाहिर है अब इसका कार्बन नंबर 1 अगले के कार्बन नंबर 4 से लिंक हो रहा होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन जब मैं डेवलप करना चाहता हूं साइड चेन, तो तब मुझे क्या करना पड़ता है? तब मुझे इस कार्बन नंबर 6 के साथ जोड़नी पड़ती है अगले कार्बन की कार्बन 1। तो इस वाले केस में नॉट ओनली मेरे पास 1,4 लिंकेज होती है, बल्कि मेरे पास 1,6 लिंकेज भी होती है। तो 1,4 और 1,6 लिंकेज कैसे बनेगी? दोबारा बात को गौर से सुने। जब मैंने चेन को बिल्कुल सीधा बनाना होगा तो मैं 1,4 लिंकेज करूंगा, लेकिन जब मैंने चेन बनानी होगी मैंने बनानी होगी ब्रांच, तो फिर मैं 1,6 लिंकेज करूंगा। तो ये दो किस्म के लिंकेज रिजल्ट में क्या बन जाते हैं? एमाइलोपेक्टिन्स। ये आसानी सॉल्युबल होता है, जबकि थोड़ा कम सॉल्युबल होता है, राइट। ये आम वाटर में भी हल हो जाता है, जबकि इसको हल करने के लिए थोड़ा सा वाटर को गर्म करना पड़ता है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। लेकिन जहां तक ताल्लुक है टेस्ट का, तो चाहे मेरे पास एमाइलोजेस हो, चाहे मेरे पास एमाइलोपेक्टिन हो, दोनों ही आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देंगे। पाए कहां जाते हैं? सारी किस्म की अनाज में, जैसे मैंने बोला मकई, चावल, गंदम, मैदा, ये सब चीजों में जो चीज पाई जाती है उसका नाम क्या है? मेरे पास स्टार्च। यानी कि आप बन खाएं, डबल रोटी खाएं, नान खाएं, चपाती खाएं, खमीरी रोटी खाएं, एवरीवेयर यू विल फाइंड वर्ड स्टार्च। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। उसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन। ये मैंने जाल के लिखा हुआ है ग्लाइकोजन। किससे? रेड से। बिकॉज कि जब आप ग्लाइकोजन को आयोडीन के साथ ट्रीट करते हो तो क्या बन जाता है? रेड कलर। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? रेड कलर। कोई बंदा आपसे पूछे कि ग्लाइकोजन किसका बना हुआ है, तो आप बोलेंगे कि ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज का ही बना हुआ है। देन इट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर। ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर है लाइक एमाइलोपेक्टिन। लेकिन फर्क क्या है कि बनेंगे 1,4 स्ट्रक्चर है लाइक एमाइलोपेक्टिन। लेकिन फर्क क्या है कि बनेंगे 1,4 और 1,6। अगली बात कि जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर कहां होता है? इट स्टोर्स इन लिवर एंड मसल्स। जितना आप लोगों के मसल्स में ग्लाइकोजन ज्यादा होगा उतना ही आप लोगों का स्टेमिना ज्यादा होगा, राइट। ये स्टोर्ड एनर्जी है। एंड नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज सेलुलोज। अब अगेन नंबर 1, सेलुलोज इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। कोई बंदा आपसे पूछे कहां, तो आप बताएंगे इन
सेल वॉल, ये सेल वॉल बनाने में इस्तेमाल होता है। सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में बिल्कुल नहीं होता। अगली बात, ये किस का पॉलीमर है? तो आप बताएंगे कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। जैसे वॉल पॉलीमर किसका है? ब्रिक्स का। हम किसका पॉलीमर है? सेल का। तो सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च किसका पॉलीमर है? जाहिर है ग्लूकोज का, राइट। अगली बात कि जो हमारा सेलुलोज है, इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। ये ब्रांच नहीं है, ये लीनियर स्ट्रक्चर, राइट। देन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट? सिंपली बाय मींस ऑफ आयोडीन टेस्ट। तो जब मैं इसके साथ आयोडीन को मिलाता हूं, किसके साथ? सेलुलोज के साथ जब आयोडीन को मिलाता हूं तो देयर इज नो चेंज इन कलर, यानी कि जो आयोडीन कलर होता है ब्राउन सा, वो ही रहता है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स मीन्स cellulose is non-responsive to the iodine, so there is no change in the color. वो वही रहता है जो आयोडीन का अपना रंग है। तो ये बातें हुई रिगार्डिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। आप लोगों ने इन बातों के अलावा आपको कोई बात अगर और वैल्यूबल मिलती है, प्लीज मेक इट पार्ट ऑफ योर मेमोरी। आई होप दिस स्टफ विल हेल्प you to score maximum marks in your examination, and you will try to facilitate every person in your surrounding and take very good care of your great parents and of yourself. Till next lecture, thank you for listening and Allah Hafiz. Bye bye.